हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है सालगिरह। पूर्वी, कहाँ हो तुम? निखिल ने घर के अंदर प्रवेश करते ही अपनी पत्नी पूर्वी को आवाज़ लगाते हुए पूछा। अभी रसोई में हूँ, बस आ रही हूँ। पूर्वी झटपट रसोई से बाहर निकल आई। पूर्वी, फटाफट बढ़िया सी चाय बनाकर पिला दो, बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का। निखिल ने दुकान से आने के बाद कपड़े बदलते हुए कहा, बस अभी लाई बनाकर। आप तब तक मुंह हाथ धो लीजिए। पूर्वी फिर से रसोई में चली गई और जल्दी से चाय बना लाई और चाय की प्याली निखिल के हाथों में पकड़ाकर उसके चेहरे को निहारने लगी। क्या हुआ पूर्वी, कोई खास बात है जो मेरा चेहरा बार बार निहार रही हो? निखिल ने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में पकड़े मोबाइल पर आंखें गड़ाए हुए ही कहा। हाँ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, पूर्वी ने शांत और सरल शब्दों में कहा। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। जबकि अभी भी निगाहें मोबाइल पर ही टिकी पड़ी थी निखिल की। एक बात बताओ निखिल, तुमने क्या सोचा है? पूर्वी ने फिर से अपना प्रश्न उछालकर पति की ओर ताकते हुए पूछ ही लिया। किस बारे में क्या सोचा है? निखिल ने मोबाइल में आंखों को गड़ाए गड़ाए ही कहा। अब यह भी भूल गए तुम, मैं किस विषय में तुमसे बात कर रही हूँ, या फिर जानबूझकर बात को टाल रहे हो? पूर्वी ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। उसके शब्दों में हल्का सा रोष छलक रहा था। वो बुदबुदाई, पता नहीं क्या है इनके मन में। यार पूर्वी, तुम्हारी यही आदत बहुत खराब है। ये जलेबी की तरह बातों को गोल गोल ना घुमाओ। मुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं आ रहा कि तुम किस विषय में बात कर रही हो, निखिल ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा निखिल, अगर तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है तो फिर चलो मैं बता ही दे रही हूँ। कल मेरे बड़े भैया भाभी की शादी की 50वीं सालगिरह है। और तुम्हें यह भी पता ही है कि उन लोगों ने विशेष आग्रह करके हम लोगों को अपने घर बुलाया है। तो फिर वहाँ चलने के बारे में क्या सोचा है तुमने? पूर्वी खींचते हुए अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बोली। अच्छा वो बात, मैंने सोचा तुम कुछ और ही बात कर रही हो, निखिल जानबूझकर अनजान बनते हुए बोला। वैसे पूर्वी, तुम देख लो अपना, क्योंकि मेरा तो जाना बहुत मुश्किल ही है। वैसे भी मुझे इन सब बातों के लिए दुकान से समय निकालना कुछ खास समझ में नहीं आता। पूर्वी रुआसी होकर बोली। निखिल, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा उन लोगों के प्रति कोई भी दायित्व नहीं है? पूर्वी की आंखों में निखिल की ऐसी बेरुखी भरी बातें सुनकर आंसू आ गए थे। यार पूर्वी, तुम्हारी ये आदत भी बहुत खराब है। जब देखो तब रोने बैठ जाती हो और साथ ही साथ बहस भी करने लग जाती हो। प्लीज़, मेरा मूड सही नहीं है, इसलिए बहस ना ही करो, वरना मेरे मुंह से बेमतलब का कुछ और निकल जाएगा। निखिल पूर्वी की बातों से भिनक कर एकदम से तिलमिलाते हुए बोला। निखिल, अब तुम्हारी बात मैं क्या ही करूं? तुम्हारा तो मूड हमेशा ही मेरे मायके जाने के नाम से खराब हो जाता है। जब से ब्याह कर आई हूं तब से ही ये सब देख सुन रही हूं। आज कोई नई बात थोड़े ना है जो तुम मान जाओगे। पूर्वी आज पूरी तरह से बहस के मूड में थी। उसके मायके में कोई छोटा मोटा फंक्शन तो था नहीं। उसके अपने सगे बड़े भाई और भाभी की गोल्डन जुबली का कार्यक्रम था और पूर्वी ठहरी तीनों भाइयों में सबसे छोटी और सबकी बेहद लाडली भी। इसलिए भैया भाभी ने साफ साफ कह दिया था कि जब तक तुम दोनों लोग नहीं आओगे तब तक कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। पूर्वी के भतीजे और उसकी पत्नी ने भी बहुत जोर देकर बुआ को पहले से ही बुलाया था। तो पहले से तो ना सही, लेकिन कार्यक्रम वाले दिन तो जाना बनता ही है। निखिल को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, या फिर वो जानबूझकर समझना नहीं चाह रहा था। पूर्वी, तुम्हारा इतना बड़ा तो परिवार है, तीन तीन भाई भाभियाँ, उस पर भी तुम सबसे छोटी। जब देखो तब कोई न कोई कार्यक्रम लगा ही रहता है उन सब लोगों के घर पर। मुझे नहीं अच्छा लगता वहाँ पर रोज रोज जाना। जब देखो तब मुंह उठाकर पहुँच जाओ, और ऊपर से बेमतलब का इतना फालतू खर्च भी हो जाता है, वो अलग। निखिल भी हार मानने को तैयार नहीं था। निखिल, मुझे जरा एक बात तो बताओ कि शादी के पहले ही तुमको पता था कि मेरा मायका बहुत बड़ा है, तब क्यों नहीं कुछ सोचा तुमने? और रही बात वहाँ पर आने जाने की, तो तुम कितना जाते हो मेरे मायके में के किसी भी कार्यक्रम में? हमेशा तुम्हारे बिना मैं ही अकेली चली जाती हूँ। तुम्हारी इसी चिढ़ने की आदत के कारण तुमसे जिद भी नहीं करती।
लेकिन तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि उन सब कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा फर्क है। ये मेरे बड़े भैया भाभी की शादी की 50वीं सालगिरह है, जो कि लोगों को बड़े ही भाग्य से मिलती है। और रही फालतू के खर्च की बात, तो उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को वहाँ से मिल जाता है। लेकिन तुम्हारी सोच से तो भगवान ही बचाए। पूर्वी ने फिर से निखिल की बातों का तोड़ निकाल दिया। सच में पूर्वी, मान गया तुमको यार, तुमसे बातों में तो कोई भी नहीं जीत सकता। अब तो निखिल खिसियाकर बोला। निखिल, मैं बार बार तुमको बता रही हूँ कि परसों से ना जाने कितनी बार भैया और भाभी के साथ साथ बच्चों का भी फोन आ चुका है, और तुम कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हो। ऊपर से बेसिर पैर की बातों को तूल दे रहे हो। पूर्वी भी अब तक बहुत खिसिया चुकी थी, लेकिन आज उसने मन ही मन कुछ तय भी कर लिया था। पूर्वी के मायके का परिवार ईश्वर की कृपा से काफ़ी भरा पूरा था। 3 बड़े भैया भाभी और एक बड़ी बहन, और उन सबका अपना अपना भी परिवार। सबकी लाडली और सबसे छोटी थी पूर्वी, तो उसको सबसे ज़्यादा मनुहार करके बुलाया जाता। सभी लोग उसको जी जान से ज़्यादा चाहते, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही मृदुल और विनम्र था। लेकिन निखिल को तो ससुराल जाने की बिल्कुल चाहत नहीं थी, जल्दी वहाँ पर जाने का नाम ही नहीं लेता। जबकि भैया भाभी बार बार निखिल से आने का आग्रह करते रहते, और यहीं जब निखिल के परिवार में कोई भी काम होता तो महीनों पहले से ही पूर्वी को तैयारियां करने के लिए कहने लगता, और पूर्वी करती भी सब कुछ पूरी तन्मयता के साथ दिल से। निखिल के भी अपने 3 भाई और 2 बहनें थी, लेकिन सभी लोग पुश्तैनी घर में ही रहते। सिर्फ निखिल ही अकेले बड़े शहर में दुकान करने के कारण बाहर रहता। निखिल पूर्वी को लेकर कई दिनों पहले ही घर पहुंच जाता। अच्छा तो पूर्वी को भी बहुत लगता सबके साथ मिलजुल कर, लेकिन उसको इस बात से बड़ी चिढ़ होती कि निखिल उसके मायके वालों के प्रति कभी भी सीरियस नहीं होता। परिवार में किसको क्या देना है, कितना देना है, सब कुछ निखिल खुद ही तय करता। जबकि पूर्वी खुद भी आगे बढ़कर अच्छे से अच्छा सबको लेती देती, लेकिन वहीं पूर्वी के मायके में कुछ भी खर्च करने के नाम पर ही निखिल हाथ खींच लेता। क्या करोगी वहाँ इतना सब कुछ देकर? उन लोगों के पास आखिर किस चीज़ की कमी है? तुम्हारा बस चले तो तुम अपने मायके वालों पर पता नहीं क्या क्या लुटा दो। निखिल की इतनी जली कटी बातें सुनकर पूर्वी अपना मन मसोस कर रह जाती। वैसे तो पूर्वी के भैया भाभी का खुद का अपना ही बहुत बड़ा परिवार था, बेटी दामाद बेटा बहू नाती नातिन और पोता पोती, लेकिन वो तो आज भी अपने भाइयों की दुलारी थी। बस इसीलिए उन दोनों का सम्मान और भी ज़्यादा होता। निखिल, मैं कभी तुम्हारे घर वालों के प्रति किसी भी दायित्व से पीछे नहीं हटती, लेकिन आज सचमुच मुझको तुम्हारा व्यवहार बहुत बुरा लग रहा है। पूर्वी की आंखों में फिर से आंसू झिलमिलाने लगे। वो कोई पराये हैं जो तुम पीछे हटोगी? वो लोग इस घर के, इस परिवार के हैं। मेरा खून का रिश्ता है उन लोगों के साथ। निखिल तमक कर बोला। निखिल, पराया तो मेरा मायका भी नहीं, तो फिर तुमको भी दायित्व निभाने में पीछे क्यों हटते हो? मेरे भी खून के रिश्ते हैं मेरे मायके वालों के साथ। पूर्वी के सीने में निखिल के ये शब्द बिल्कुल कटार की तरह जाकर लगे। ओह, मैं भूल गई थी, शायद मेरा मायका तुम्हारे लिए पराया है। अकेले जवाई हो ना, इसीलिए पूछ ज़्यादा होती है, वरना तो। अब तो पूर्वी भी गुस्सा कर बोली, और उसने अपने वाक्य को अधूरा छोड़ दिया। अभी निखिल और पूर्वी की बात चल ही रही थी कि तभी फिर से भाभी का फ़ोन आ गया। पूर्वी जी, आप अभी तक निकली कि नहीं? सब अपनी लाडली पूर्वी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बस भाभी, मैं अभी निकल रही हूँ, पूर्वी आंसुओं को पीते हुए बोली। और जमाई राजा? भाभी ने हुलस कर पूछ ही लिया। भाभी, उनका मुझे पता नहीं, बस मैं आ रही हूँ। मैं इतना जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने भैया भाभी के जीवन की खुशी के इतने खूबसूरत पलों को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती। पूर्वी मन ही मन निर्णय लेकर उठ खड़ी हुई। लेकिन जीजा जी क्यों नहीं? क्या इस बार भी वो नहीं आएंगे? भाभी के होठों पर सवाल था, क्योंकि वो निखिल के स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित थी। भाभी उनकी वो जाने। पूर्वी ने फिर से एक बार चिढ़ते हुए निखिल की तरफ देखा। चलिए, कोई बात नहीं, आप अपना मन मत खराब करिए, आप जल्दी आइए जीजी। आपके भैया ने तो निर्णय कर लिया है कि जब तक छुटकी नहीं आएगी
तब तक कोई भी कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा। भाभी के शब्द बार बार पूर्वी के कानों में गूंज रहे थे। आज पूर्वी ने निखिल के सामने ही बैठे बैठे पूरी हिम्मत करके खुद ही कैब बुक कर ली और तैयारी में लग गई। निखिल सामने बैठे सब देखते रहा। महसूस तो वो कर ही रहा था अपनी गलती को, क्योंकि पूर्वी कुछ भी गलत नहीं कह रही थी। वो हमेशा उसके घर वालों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहती है। कभी भी उसने निखिल का हाथ नहीं रोका उसके घर वालों पर कुछ भी खर्च करने के लिए। वो तो हमेशा ही उसका और उसके मायके वालों का अपमान करने से नहीं चूका। कैब दरवाजे पर आ चुकी थी और पूर्वी अपना सामान लेकर जैसे ही निकलने लगी, तभी निखिल ने आकर पूर्वी का सामान अपने हाथों में पकड़ लिया। अब क्या है, क्या मुझको भी नहीं जाने दोगे? लेकिन आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं मानूंगी। पूर्वी की आंखों में दुख के बादल मंडरा रहे थे। पूर्वी रुको, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, निखिल ने नम्रता के साथ कहा। क्या कहा तुमने निखिल? निखिल की बात सुनकर पहले तो पूर्वी चौंक पड़ी और फिर अचकचा कर निखिल को देखने लगी। अब ऐसे भी ना देखो यार पूर्वी, मुझे एहसास हो गया है कि मेरा ससुराल भी मेरे लिए पराया नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा था, प्लीज़ मुझको माफ़ कर दो, निखिल ने अपने दोनों हाथों को कान पर लगाते हुए कहा। थैंक्स निखिल। और पूर्वी निखिल के गले लग गई और थोड़ी ही देर बाद पूर्वी कैब में हवा से बातें करते हुए निखिल के साथ खुशी खुशी अपने मायके जा रही थी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।